हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन सेंसर के बारे में। अब ऑक्सीजन सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके व्हीकल के अंदर। ये जो है आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस, एवरेज एज वेल एज आपकी व्हीकल कैसे किस तरीके से लाइफ लॉन्ग उसकी इंजन रहने वाला है उस फैक्टर को डिसाइड करता है। किस तरीके से डिसाइड करता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की जो मेजर जो हम पोर्शन इसके अंदर चंक डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीजन सेंसर काम किस तरीके से करता है। और इसके अंदर एक फॉल्ट कोड आता है जिसको हम बोलते हैं P2238। तो ये फॉल्ट कोड जो है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फॉल्ट कोड के साथ डिस्कस करेंगे कि हम इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स कौन होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके ऊपर जो है आज हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम कंटेंट क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज ऑक्सीजन सेंसर, हाउ टू लोकेट एन ऑक्सीजन सेंसर, और कंपोनेंट ऑफ एन ऑक्सीजन सेंसर, और कंपोनेंट काम किस तरीके से करते हैं, और किस तरीके से ये आपकी एवरेज को और कब कब आपको सेंसर को चेंज करना चाहिए। इट मीन्स जो आपकी सर्विस है गाड़ी की, मतलब ऑक्सीजन सेंसर की सर्विस है, उसको किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से वो आपके व्हीकल के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, और किस तरीके से अपनी व्हीकल की एवरेज को इंप्रूव कर सकते हैं। वो तभी समझ में आएगा जब आप इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो इस वीडियो को जो है आखिर तक देखिएगा। और अगर आप इन कोर हैं ऑटोमोटिव के अंदर तो ये डायग्नोसिस का वीडियो जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना। और इसके अंदर स्पेशली मैं बात करूंगा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में, या कंपोनेंट्स या रेजिस्टेंस या फिर सिस्टम्स के बारे में जो आपको इजीली हेल्प करेगा इसको डायग्नोस करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन सेंसर दिखता कैसा है। तो ऑक्सीजन सेंसर की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरीके का सेंसर दिखता है। सेंसर है, इसके पीछे जो है कनेक्शंस है। मोस्टली जो भी सेंसर्स यूज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं वाइड बैंड सेंसर्स। और वाइड बैंड सेंसर्स जो है मोस्टली हर व्हीकल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है इसको होंडा ने शुरू किया था अपनी 1992 व्हीकल के अंदर। तो बॉश जो है इसके अंदर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, आप उसको कह सकते हैं। और ऑक्सीजन सेंसर की जो है बहुत बड़ी सप्लाई है बॉश की। इस वजह से जो है यहाँ पे मैंने उसका नाम रखा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर्स बनाती है, और इनके ऑक्सीजन सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल है और वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन सेंसर की लोकेशन की, तो लोकेशन जो है आप कभी भी अपने व्हीकल के अंदर, जो आपका व्हीकल है उसका हुड ओपन करेंगे तो उस हुड के जो एग्जॉस्ट पाइप होगा, उस एग्जॉस्ट पाइप पे जो है आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ दिखेगा। ये सिस्टम जो है बेसिकली आपके एग्जॉस्ट पाइप के अंदर जा रहा होगा। अब ये एग्जॉस्ट पाइप के अंदर जो है मॉनिटर करता है कि आपके एग्जॉस्ट पाइप के अंदर से कितना जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन कंटेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी व्हीकल को चलाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ इसके पीछे का जो आप कनेक्शन देख रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे कनेक्शन आते हैं। 3 से लेके जो है 6 कनेक्शंस तक होते हैं। इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस होते हैं। हीटर भी इसके अंदर इनबिल्ट होता है, पंपिंग और नट सेल की जो कनेक्शंस होती है वो भी इनके अंदर होती हैं। और कुछ कुछ जो है इसके अंदर 2 हीटर वायर्स होते हैं। उसके अंदर आपको सिग्नल्स वायर 2 मिलेंगे, ग्राउंड के वायर मिलेंगे, पावर सप्लाई मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये कनेक्शंस वेरी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोनों तरीके के ऑक्सीजन बैंड सेंसर की, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है नैरो टाइप, ये है हमारा वाइड बैंड टाइप। सबसे पहले तो इनके कंस्ट्रक्शन में ही डिफरेंस है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है कुछ अलग है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूं किस तरीके से, या फिर क्यों नैरो बैंड सेंसर को हम नैरो बोलते हैं और वाइड बैंड को जो है वाइड बैंड बोलते हैं, सबसे पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर बात करी जाए हमारी व्हीकल के अंदर, तो हमारी व्हीकल के अंदर होता है एयर फ्यूल का रेशियो। इस एयर फ्यूल रेशियो को जो है हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। मोस्टली अगर हमारा स्टीशियोमेट्रिक रेशियो रहता है तो हम इसको 1 से डिनोट करते हैं। अगर आप इसके नीचे चले जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं लीन। बिलो 1 अगर आप चले जाते हैं और अबव चले जाते हैं 1 तो हम उसको बोलते हैं रिच। तो इन दोनों तरीके का जो है हमारा मिक्सचर होता है। अब लीन के अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, और रिच के अंदर जो है हमारा फ्यूल कंटेंट ज़्यादा होता है। इट मीन्स ऑक्सीजन कंटेंट इसके अंदर कम होता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो रिच और लीन के बीच जो है बेसिकली हमारी व्हीकल की परफॉर्मेंस डिफर करती है, पॉल्यूशन डिफर करते हैं, साथ ही साथ हमारा फ्यूल कंजम्पशन डिफर कर जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन सेंसर लगाया गया कि ताकि हम समझ सकें
कि हमारा इंजन जो है वो किस तरीके के फ्यूल को सप्लाई कर रहा है। वो लीन सप्लाई कर रहा है, ज़्यादा एग्जॉस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, या रिच प्रोड्यूस कर रहा है, उस वक्त भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके के पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है वो हम आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि लीन और रिच मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस आते हैं, क्या पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं और किस तरीके से डिफर कर जाते हैं, और क्यों इनको हम रिच एंड लीन के अंदर काउंट कर रहे हैं, और क्यों ये आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस को डिफर करते हैं। स्टीशियोमेट्रिक जो है इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि आपके जो फ्यूल कंटेंट्स हैं और जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर है और वो प्रॉपरली बर्न हो गए। मोस्टली जो स्टीशियोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ते हैं वो है हमारा 14.7:1। इट मीन्स जो हमारा मास ऑफ एयर एंड फ्यूल है 14.7, उसको जलाने के लिए जो है हमारा 1 लगता है। ठीक है, तो एयर की जो क्वांटिटी है उसको जो है हम 14.7 यूज़ कर रहे हैं, और एक जो है हमारा फ्यूल है, तो मास है उसका, मतलब इसको आप ग्राम से ले सकते हैं किसी चीज़ में भी जिसमें आप डिनोट करना चाहें। तो उस वो अगर आता है आपके कंबशन चेम्बर के अंदर, तो इट मीन्स वो स्टीशियोमेट्रिक रेशियो है, और उसको बर्न करना एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है, या फिर इसको कह सकते हैं वहाँ पे जो है हमारी व्हीकल बहुत अच्छे से रन कर रही है, कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अब अगर बात करी जाए नैरो बैंड की, तो नैरो बैंड के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ आपको बताता है कि आपका मिक्सचर रिच है और लीन है। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो ये काम करता है वो हमारा 0.99 टू 1.01 इसके बीच में काम करता है लैम्डा की अगर मैं बात करूं, और एयर फ्यूल रेशियोज की अगर मैं बोलूं तो 14.6 से लेके 14.8 तक जो है ये काम करता है। इट मीन्स ये बस इतना बता पाता है कि आपका मिक्सचर लीन है या रिच है। कितना लीन है, कितना रिच है, कितना क्वांटिटी का क्या है, वो आपको ये नहीं बताता। इस वजह से जो है नैरो बैंड को जो हमने ऑब्सोल्यूट कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं वाइड बैंड सेंसर के बारे में, तो वाइड बैंड सेंसर जो है हाउ मच भी बताता है, कितना लीन है, कितना रिच है, और किस तरीके से हमें जो है इसके अंदर चेंजेस करने हैं, और किस तरीके से इसके अंदर यूज करना है। सबसे बड़ा जो काम होता है हमारे ऑक्सीजन सेंसर का वो होता है कि हमारे पूरे सिस्टम को, फ्यूलिंग सिस्टम को एक क्लोज लूप के अंदर लाना। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी व्हीकल शुरू होती है उस वक्त पे जो है क्या होता है, आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हमारा क्लोज ओपन लूप में होता है। तो जैसे ही और लैम्डा सेंसर 600 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंचता है, उसके बाद जो है हमारा ब्रेक इन पीरियड शुरू होता है, जहां से आपका पूरा सिस्टम एक क्लोज लूप के अंदर आता है। इट मीन्स वहां पे जो है आपकी फ्यूल की क्वांटिटी मॉनिटर हो रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी अपनी गाड़ी को शुरू करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि इंजन बहुत हाई रेव कर रहा है। वो रेविंग जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके इंजन को उस वक्त नहीं पता कि मुझे कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल देना है। वो रिच मिक्सचर दे रहा है, नो डाउट, क्योंकि उसको अपनी व्हीकल को शुरू करना है और जल्दी से हीटअप करना है। बट क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है, वो आपको कितनी देर तक दे रहा है, वो आपको जो है ऑक्सीजन सेंसर बताता है। अगर 600 डिग्री आपका ऑक्सीजन सेंसर खराब है तो हो सकता है आपका 600 डिग्री क्रॉस करने के बाद भी आपकी व्हीकल जो है बहुत हाई रेफ कर रही है या बहुत लीन चल रही है। ये दोनों ही कंडीशंस हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छी एवरेज भी मिल सकती है, आपको बहुत बेकार एवरेज भी मिल सकती है, और आपका इंजन जो है बहुत ज़्यादा इमिशन नॉर्म से प्रोड्यूस कर सकता है, ताकि आप पॉल्यूशन जब आप चेक कराने जाएंगे तो वहाँ फेल हो सकता है। दूसरा, आपके व्हीकल के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रेविंग हो सकती है, मतलब आपको लो गियर्स पे भी बहुत ज़्यादा स्पीड या फिर बहुत कम स्पीड पे भी जो है आपका इंजन बहुत ज़्यादा हाई रेव कर सकता है, जो कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो ऑक्सीजन सेंसर जो है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ये आपका, ये हमारा बेसिकली एग्जॉस्ट चेम्बर बताया गया है, और ठीक है ये आपके एग्जॉस्ट गैस में लगा रहेगा। आपका जो एक तरफ है एग्जॉस्ट ऑक्सीजन सेंसर का, वो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर से रेफरेंस ले रहा होता है, जो आपका नर्ड सेल होता है। दूसरा जो आपका ये मॉनिटरिंग चेम्बर है, ये आपके दोनों पंपिंग सेल और नर्ड सेल के बीच में होता है। पंपिंग सेल का काम क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और नर्ड सेल किस तरीके से यूज होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग चेम्बर का जो वर्क होता है वो मॉनिटर करना होता है, और इसको जो है हमें मेंटेन करके रखना होता है, जो मैंने आपको एयर फ्यूल रेशियो बताया 14.7:1। इस रेशियो या फिर इस चीज को जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है मॉनिटरिंग चेम्बर के अंदर। नर्ड सेल जो है आपके एम्बिएंट टेम्परेचर से रेफरेंस लेता है कि क्या किस कंडीशंस में आप चला रहे हैं और किस तरीके से आपकी व्हीकल कंडीशंस में रन कर रही हैं, क्या क्वालिटी ऑफ एयर है आउटसाइड की। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें नर्ड सेल्स लगाया जाता है कि हम आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उसका ऑक्सीजन सेंसर, उसके ऑक्सीजन को जो भी है उसको कैलिब्रेट करके उसको रेफरेंस लेके जो है आपके ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाए। अब बात कर लेते हैं पंपिंग सेल की और नर्ड सेल्स की और मेजरिंग चेंबर्स की। तो इन तीनों का काम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर। अब जो है बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि हमारे ये दोनों कंपोनेंट्स काम किस तरीके से करते हैं। अब काम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ECU,
ECU से जो है आपका पंपिंग सेल कनेक्टेड रहता है, नर्ट सेल कनेक्टेड रहता है। नर्ट सेल का जो है हमें वोल्टेज मेंटेन करना होता है, उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए आपका पंपिंग सेल काम करता है। पंपिंग सेल जो है बेसिकली क्या करता है, आपके एग्जॉस्ट गैस को वो आपके मेजरिंग चेंबर के अंदर लाता है। उस मेजरिंग चेंबर के अंदर लाने के बाद जो है आपका नर्ट सेल के अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। अब पंपिंग सेल का जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उसके हिसाब से आपका ECU डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जो इग्निशन या फिर नेक्स्ट जो फ्यूल डिलीवरी करनी है वो रिच की तरफ करनी है या लीन की तरफ करनी है। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमारा पंपिंग सेल है। नर्ट सेल को जो है मेंटेन करते हैं ताकि हमें पता चल सके ECU को कि भाई रिच चल रहा है कि लीन चल रहा है। तो एक्चुएशन का काम पंपिंग सेल का है, मेजरमेंट का काम नर्ट सेल का है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी फ्यूल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो किस तरीके से क्या चेंज होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे अगर हम बिल्कुल मॉडरेट या लीन या फिर अगर मैं बोलूँ स्टीशियोमेट्रिक रेशियो में चल रहे हैं तो क्या प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हम स्टीशियोमेट्रिक रेशियो में चल रहे हैं तो हमारा जो है 450 मिलीवॉट्स जनरेट होगा नर्ट सेल के अंदर। नर्ट सेल के अंदर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपका 14.7:1 का रेशियो मेंटेन है। उस वक्त पे आपका पंपिंग सेल कोई एक्शन नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ से जो है कोई भी करंट सप्लाई नहीं हो रही, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमें बात करूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से ये डिसाइड कर रहा है और किस तरीके से ये काम करता है। तो अभी जो है अगर आपका स्टीशियोमेट्रिक रेशियो फॉलो कर रहा है, मतलब 14.7:1 ये रेशियो फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है नर्ट सेल के अंदर जो है आपको 450 मिलीवॉट्स दिखेंगे। जब ये 450 मिलीवॉट्स दिखेंगे तो यहाँ पे पंपिंग सेल आपका कोई एक्शन नहीं करेगा, नो एक्शन। ठीक है। तो अब हमने देखेंगे कि इसके अंदर अगर लीन क्रिएट होता है, सिचुएशन लीन सिचुएशन अगर क्रिएट होगी तो उस वक्त पे क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर से एग्जॉस्ट गैस बेसिकली निकलेगी कैसे। इसके अंदर से एग्जॉस्ट गैस जो जाएगी अंदर, जो मैंने आपको बताया चेंबर के अंदर जो हमें मेंटेन करना है, वो जाएगी इस डिफ्यूजिव गैप के थ्रू। और जो डिफ्यूजिव गैप का जो मैं आपको बताऊं साइज या फिर इसका जो गैप होता है वो होता है हमारा 40 to 50 म्यू मीटर। इतना छोटा सा ये गैप होता है। इस छोटे से गैप के अंदर से आपके गैसेस को पास करना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी फाइन इंजीनियरिंग लगती है एक ऑक्सीजन सेंसर को बनाने के लिए और क्यों ये आपकी गाड़ी के लिए इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी व्हीकल के अंदर अगर ये चीज लगी हुई है तो वो अच्छे से लगी रहे। इस वजह से ये आपकी व्हीकल की फ्यूल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग के बारे में, रीच और लिंक के अंदर तो कैसे काम करेगा, तो वहां पे जो है बेसिकली क्या है कि आपका जो एयर एंड फ्यूल का रेशियो है, जब वो डिफ्यूजिव, जैसे देख सकते हैं आप, ये जो फ्यूल है इसके अंदर अगर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो है हमें इसको सप्लाई करनी है और ये चीज़ें जो है जब इसके अंदर जाएंगी तो ये रेशियो मेंटेन होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ CO2। सबसे पहले लीन है, तो जैसे मैंने आपको बताया था अगर स्टीशियोमेट्रिक रहेगा तो 450 मिलीवोल्ट्स रहेगा। अब अगर लीन की तरफ चला गया तो यहाँ पे जो है 320 मिलीवोल्ट्स हो गया। 320 मिलीवोल्ट्स हो गया, इट मीन्स अब यहाँ पे क्या है कि आपके सिस्टम को पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम जो मुझे फ्यूल क्वांटिटी सप्लाई करनी है वो मुझे रिच की करनी है ताकि मैं इसको मेंटेन कर सकूं। तो मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव करंट सप्लाई होगा पंपिंग सेल के अंदर। पॉजिटिव करंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सिस्टम जो है यहाँ पे ज्यादा एक्सेसिव ऑक्सीजन को जो है सप्लाई किया, तो यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव करंट बना। अब वो पॉजिटिव करंट जो है उसको मेंटेन करने के लिए निकला है ताकि यहाँ पे जो है हम जो रिचर साइड, जो बेसिकली जो हमारा फ्यूल को जो है हम बढ़ा सकें। फ्यूल को बढ़ाने के लिए जो है वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो है वो फ्यूल को अंदर सप्लाई करना शुरू करेगा ताकि हम नेक्स्ट साइकिल को जो है रीड आउट कर सके, मेजर कर सके। अब यहाँ पे जो है हमारा रिच मिक्सचर क्रिएट हो गया। अब जब रिच मिक्सचर क्रिएट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव करंट रन होगा और इस पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की वजह से ही आपका ECU आपके इंजेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है कि हमें किस तरीके से सप्लाई, क्या कौन सी नेक्स्ट साइकिल रिपीट करनी है या फिर कौन सी साइकिल को जो है हमें स्टार्ट करना है। क्या हमें रिच देना है, क्या हमें लीन देना है, क्या हमें फ्यूल क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है या कम करनी है, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो यहाँ पे जो है पंपिंग सेल जो है बेसिकली एग्जॉस्ट गैस के अंदर से एग्जॉस्ट निकाल रहा है, ऑक्सीजन कंटेंट्स को अंदर ला रहा है और ऑक्सीजन कंटेंट्स को हम रीड आउट कर रहे हैं चेंबर, मेजरिंग चेंबर के अंदर मेजर कर रहे हैं एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ भी। वहां पे जो है आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है नर्ट सेल के अंदर। नर्ट सेल्स जो है बेसिकली आपके पंपिंग सेल को कमांड कर रहे हैं कि भाई अब अंदर जो है आपको थोड़ा रिच मिक्सचर लाना पड़ेगा या फिर लीन लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्वांटिटी को बढ़ाइए, फ्यूल को कम कीजिए, ऑक्सीजन क्वांटिटी को कम कीजिए, फ्यूल को बढ़ाइए। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपका पंपिंग सेल जो है इसके अंदर सामान को ढकेल रहा है, उसको हम रीड आउट कर रहे हैं। उस रीड आउट के थ्रू जो है हम आपकी नेक्स्ट साइकिल को जो है बेसिकली देख रहे हैं।
अब आता है कि आपकी माइलेज को किस तरीके से इफेक्ट करता है। माइलेज अगर इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि आपकी व्हीकल के अंदर रिच और लीन का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो आप देख सकते हैं कि आपकी व्हीकल के अंदर भी होता है। जब आप कभी देखा होगा कि आपकी व्हीकल अगर बहुत किलोमीटर चल गई है, मोस्टली अगर 1 लाख के ऊपर चल चुकी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी व्हीकल जो है बेसिकली थोड़ा सा उसके अंदर एवरेज कम हो गया। आपने व्हीकल अच्छी मेंटेन कर रखी है, अच्छी खासी आप डेली टाइम पे सर्विस कराते हैं, तब भी आपकी व्हीकल जो है उसके अंदर एवरेज कम हो गया। क्यों कम हो गया? खड़े खड़े कोई गाड़ी अगर आप जिस किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मशीन को जो है अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उसकी एवरेज जो है रहनी चाहिए। और आपका इंजन जो है 3 टाइम विथस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिस्टम जो है सिर्फ 1 लाख किलोमीटर के चलाया गया कि वहां तक आपको 20 की एवरेज मिलेगी, उसके बाद आपके अपने आप जो है 18 या 16 की एवरेज हो जाएगी। तो उस चीज को जो इफेक्ट डालता है, वो जो उस चीज को हैम्पर करता है, वो आपका ऑक्सीजन सेंसर होता है। आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं अपनी व्हीकल के ऊपर। अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर खराब है तो मोस्टली जो आपकी व्हीकल अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर रखी है और आपकी व्हीकल के अंदर प्रॉपर इंजन फ्लश्ड है, क्लीन्ड है, तो उसके बाद भी आपके अगर आपकी व्हीकल की एवरेज कम हुई है तो इट मीन्स जो आपकी गाड़ी के अंदर कंपोनेंट खराब है वो ऑक्सीजन सेंसर। आप इसको डायग्नोस करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर जो वोल्टेज रहता है जब आप इसको चेक कराएंगे तो 0.2 से लेके 0.8 के बीच में जो है ये फ्लक्चुएट करना चाहिए। और जो इसका कैन का जो डेटा होता है वो पर 10 सेकेंड्स में जो है आपको 15 मिलना चाहिए। अगर ये 17 मिल रहा है या मान लीजिए या फिर 14 मिल रहा है, इट मीन्स अप टू द बॉर्डर लाइन है, ये आपको चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर सर्विस रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, सर्विसेज की बात करूँ जो कंपनी रिकमेंड्स करती है, आपको जो है इसको 60,000 किलोमीटर्स पे जो है क्लीन कराना है। इसके ऊपर की जितनी भी डर्बीज हैं, डस्ट है, उसको क्लीन कराना है। उसके बाद जो है आपको इसको 1 लाख 20 किलोमीटर्स के बाद या 1 लाख 10 किलोमीटर्स के बाद जो आप इसको चेंज करा दें। फॉर माई रिकमेंडेशन आप इसको 1 लाख किलोमीटर पे चेंज करा दें। 1 लाख किलोमीटर पे जो है आप अपनी गाड़ी के अंदर 3,000 का खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो प्राइस करते हैं ये 3,000 का प्राइस करते हैं। जो मैं अपनी गाड़ी के लिए चेंज कराया था तब मुझे वो 3,000 रुपये के पड़े थे। आप अपने सर्विस एडवाइजर से या सर्विस सेंटर्स पे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर कितने का पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो है आप अपनी व्हीकल के अंदर इन सब चीज़ों को चेंज करा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या कैसे आपकी कार के एवरेज को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, रिच देना है या लीन देना है, ज़्यादा फ्यूल देना है, कम फ्यूल देना है। तो उस वजह से जो है ये आपकी माइलेज को इफेक्ट डालता है। और चेंज करने के लिए आपको 1 लाख किलोमीटर और 60,000 रुपये सफाई करानी है। अब आते हैं हम इसके डायग्नोसिस की तरफ। लेकिन डायग्नोसिस जो है इसके अंदर हम प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर हम हर कंपोनेंट के डायग्नोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर जो है सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि पंपिंग एलिमेंट के अंदर जो पंप एलिमेंट है, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो किस किस तरीके से हैं। डायग्नोसिस का जो है मैंने थोड़ा प्लान अभी चेंज किया है, क्योंकि हर कंपोनेंट के डायग्नोसिस को बताना ताकि आप अच्छे से समझ सकें, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकें और जो ऑटोमोटिव फील्ड्स में है वो भी समझ सकें कि किस तरीके से उनको डायग्नोसिस अप्रोच करनी है ऐसे क्रिटिकल क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए। मोस्टली आपको ऑक्सीजन सेंसर के अंदर कभी भी कोई ऐसा डीटीसी देखने को बहुत कम मिलेगा। मोस्टली अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ तो आपने हार्डली कभी देखा होगा किसी व्हीकल के अंदर ऑक्सीजन सेंसर का डीटीसी। बट जो मैंने नोटिस किया था वो मर्सिडीज सी क्लास थी, उसके अंदर जो डीटीसी मुझे देखने को मिला, जो मैंने आपको बताया था P2238, वो पंपिंग एलिमेंट का लो सर्किट था। तो इस लो सर्किट को हमने टेस्ट किया था। इसके अंदर जो है बेसिकली हमने जो है पंपिंग एलिमेंट के अंदर जो है हमारा पिन 1 एंड पिन 2 यूज किया था। पिन 1 एंड पिन 2 के अंदर जो है बेसिकली हमने चेक किया कि हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली क्या था, इसका जो है ओपन सर्किट था। इट मीन्स जो इसकी वायर थी पंपिंग सर्किट की, पंपिंग एलिमेंट की, वो खराब थी। तो ये पूरा डायग्नोसिस था। इसको आप अप्रोच जो है बेसिकली किसी भी डायग्नोसिस टूल के अंदर करेंगे तो उसके अंदर आपको स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। बट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस लिए यूज होते हैं फॉर योर स्टडी पर्पस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो है सबसे पहला हमारा हीटर है, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन सेंसर के अंदर। उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, इसको हम बोलते हैं ट्रिमिंग रजिस्टर। इस ट्रिमिंग रजिस्टर्स को जो है हम यूज करते हैं हमारे ऑक्सीजन सेंसर को कैलिब्रेट करने के लिए। इस कैलिब्रेशन को जो है मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है उस वक्त पे ही ट्रिमिंग सेंसर्स के अंदर डेटा डाला जाता है। फिर इसका जो हम डेटा जो है व्हीकल के लगा के फिर वहाँ पे एक अलग कैलिब्रेशन होती है ताकि व्हीकल रेडी हो सके ऑक्सीजन सेंसर के हिसाब से। फिर वहाँ पे देखा जाता है कि आपके किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करेगा। और ये जो है हमारे बेसिकली पुल अप सर्किट्स हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके पूरे सिस्टम को अच्छे से वर्क करने में, उसको जो है एक ऑप्टिमम करंट सप्लाई करके, ताकि वहां पे जो है वो उसको हम यूज कर सकें। तो इस तरीके से जो है पूरे का पूरा सिस्टम एक व्हीकल के अंदर का पंपिंग सर्किट का दिखता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी हम जो है डायग्नोसिस के, जिससे मैंने आपको बताया, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए
यहाँ पे जो है हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सबसे पहले मल्टीमीटर कनेक्ट किया था। यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारी व्हीकल के अंदर बेसिकली कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा ओपन टू ग्राउंड है या शॉर्ट है। फिर जब हमने टर्मिनल 1 को चेक कर लिया तो वो ओके था ना, उसके अंदर ओपन सर्किट था ना ओपन टू शॉर्ट टू ग्राउंड था। जब हमने टर्मिनल 2 को चेक किया तो यहाँ पे जो है ये हमारा शॉर्ट सर्किट था, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें कोई भी किसी भी तरीके का वोल्टेज देखने को नहीं मिला। बाकी जब हमने इसका अंदर चेक किया तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये ओपन सर्किट था, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें किसी भी तरीके का वोल्टेज नहीं मिला। ग्राउंड पे भी हमने चेक किया, क्योंकि पंपिंग सेल का जो कॉमन ग्राउंड है वो नर्ड सेल के साथ है और वो डायरेक्टली जो है हमारे ईसीयू के अंदर जा रहा था। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तब हमें पता चला कि हमारे जो पंपिंग सेल का सेकंड लीड है वो जो है बेसिकली खराब है। इस वजह से जो है हमें इस डायग्नोसिस को करने में जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरे लिए पहला ऐसा डायग्नोसिस था जो ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर था। ऐसे ही छोटे मोटे डायग्नोसिस हमने किस तरीके से किए हैं उसको डिस्कस करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है हम कुछ शेयर करेंगे। और बहुत सारे जो है सैटरडेज को हम लाइव करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है हम इस तरीके से जो है शेयर करने वाले हैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को, कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्यों आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो है हम हर हफ्ते ऐसे टेक्निकल वीडियोस और हर दिन जो है हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा सकें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। और इस वीडियो के अंत देखने के लिए आपका धन्यवाद।